अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम सीखेंगे इंस्ट्रक्शंस कितने तरह के होते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, तो बेसिकली हम तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। जहां पर हम पहले तरह के इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल, जो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। जैसा कि अभी आपने इस प्रोग्राम में देखा, ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे थे ये सब सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। जो इंस्ट्रक्शन आपने पहले लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम इनको सिक्वेंशियल कंट्रोल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा हाउ मेनी प्लैनेट पर स्टार्स डू यू थिंक कैन सपोर्ट, तो यहाँ सबसे पहले यही लाइन एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद दूसरी लाइन बिकॉज इट वॉज एट द सेकेंड प्लेस, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आप टॉप पे लिखेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो उसके नीचे लिखेंगे वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ना दूसरे तरह के इंस्ट्रक्शंस कंडीशनल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कई समय पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम कंडीशंस को लुक करते हैं और हम ये चाहते हैं कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो अगर वो कंडीशन मीटअप होती है, और ना हो अगर वो कंडीशन मीटअप नहीं होती है। यानी हमें एक डिसीजन लेना है कि वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। वो डिसीजन हमेशा एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, और उस तरह के इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमें सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, जिन्हें हम कभी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। आज हम मोर फोकस करेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पर। और तीसरे तरह के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। विद दिस समटाइम्स वी आल्सो नीड कि हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़े, एक लूप में उनको फंसाएं फॉर सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम ये पाते हैं कि हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना है। इस तरह का कंट्रोल पाने के लिए हमारे पास होते हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम किन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कर पाए। तो आज हम दो तरह के इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे। सिलेक्शन कंट्रोल, जहां पर हम किन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर उसको एग्जीक्यूट करें या ना करें। दूसरा, ये भी सीखेंगे कि कैसे हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दो तरह के इंस्ट्रक्शंस पे फोकस रहिएगा, सिलेक्शन कंट्रोल, इटरेटिव कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल हम कल देख चुके हैं, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लेकिन उसके पहले लिखने के पहले आप ये समझिए कि पाइथन में हम बात करते हैं एक टर्म जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन इज, सो लेट मी शो यू व्हाट इज द इंडेंटेशन। तो आप लोगों ने जो इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है पुराना सी या सी प्लस प्रोग्रामिंग का, तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं किसी भी दूसरे स्टेटमेंट के लिए, तो जैसे मैंने एक लिखा स्टेटमेंट 1, और इसके लिए अगर मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो मैं उसको कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करता हूं। ये कर्ली ब्रेसेस बेसिकली मुझे एक इंडेंटेशन फैसिलिटी देता है, जो जो कंपाइलर ये समझता है कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं वो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए लिखे गए। पाइथन एक ब्रैकेट फ्री लैंग्वेज है, इसमें हम इस तरह की चीजों का यूज नहीं करते। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर हम कैसे अचीव करें, इसके लिए हम इंडेंटेशन की बात करते हैं। तो इंडेंटेशन इज नथिंग बट अ राइटिंग प्रोसीजर in which the next statement is written by a little bit shifted from the above statement। तो अगर मुझे यहाँ लिखना होगा, मान लो कोई स्टेटमेंट इसको बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ शिफ्ट करके लिखूंगा। मैं यहाँ एक लाइन में सेम लाइन में नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके। या तो मैं 4 स्पेस का टैब दे सकता हूँ या मैं 8 स्पेस का टैब दे सकता हूँ। दिस इज अप टू यू कि हाउ यू इंटेंडेड इट। और अब मैं यहाँ पर अपने कितने भी इंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो above स्टेटमेंट के लिए लिखे जाएंगे, एंड दिस इज अचीव थ्रू इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन कुछ नहीं है, एक कोड राइटिंग स्टाइल है जिसमें जो भी सब स्टेटमेंट होते हैं मेन स्टेटमेंट के, उनको हम थोड़ा राइट शिफ्ट करके लिखते हैं। तो क्योंकि हम इफ एंड स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि इंडेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमें एक इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमें उस कंडीशन के लिए लिखना है तो हम उसको इंडेंट करके लिखेंगे, एल्स के लिए इंडेंट करके लिखेंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट इंडेंटेशन, नथिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, control statement are used to control the flow of execution of the program, so they are like
जैसे आप लोगों ने कठपुतली का खेल देखा है कि हम बाय यूज दीज कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और कौन सा नहीं करना है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और पूरे का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपके हाथ में होगा कि आपको कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, कब कौन सा एग्जीक्यूट नहीं करना है. So control statement basically facilitate us that they will give you the control over the various instruction executions. So this is what all about control statements. When we talk about the type of various control statements, we have three in this category: if statement, if else statement, and if statement. Now, if statement is very simple, that is also written for some condition. So because when you want to take a control, the control is associated with a condition, whether you want to do this or you don't want to do this. So you need to understand what is a condition. Now condition is also written in the form of expression. Based on the outcome of the condition, whether it is true or not, you decide whether to execute some set of instructions or not. So when you give if statement, like you can see this diagram, if statement execute a particular code or block if the condition specified in them is true. Like here you can see, if this cup of coffee is not filled, then we will go for refill. Otherwise, we will not do that. So here you see this cup is represented as a full, and we are using this not operator, and we know not means it converts true into false and false into true. So if this statement comes as a true, then we will execute this statement. Otherwise, we will not execute this statement. Now let me show you that how we can do this. So here you see we have two numbers. Number one in which we are storing 10, and number two in which we are storing 20. And we are testing whether number one is less than number two. And based on this condition, we want to execute that if this condition is true, then we will print number two is greater. But when you try to execute this, you get an error. And the error is indentation error. जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था. What is indentation? If you want to write this line for this code, you need to indent this line. And the indentation is what? Shifting this line by 4 tabs right. So the right way of writing this conditional code is num is equal to 10, num2 is equal to 20, and for if statement, what are we writing? We are writing this print statement by 4 space shifted to the right, and this is what we call indentation. तो पाइथन में जो भी सब स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो इंडेंटेशन की हेल्प से लिखे जाते हैं. अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पहले वेरिएबल में 10 स्टोर किया है, नेक्स्ट वेरिएबल में 20 स्टोर किया है. तो ऑब्वियसली जो नंबर 20 है वो ग्रेटर देन है नंबर 1, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए. व्हेन आई रन दिस, you see num2 is greater than, but let's suppose if I make num1 as 30, then this condition is become false because now num1 is not less than num2, and when I execute this, you see nothing is printed out. You can see this. So this line will only get executed when this condition comes as a true. So if a statement will give you the control when you have to test whether you will execute or not. इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम टॉस करते हैं, और टॉस के रिजल्ट पर हम डिसाइड करते हैं कि हम किस बंदे से पूछेंगे कि उसको फील्डिंग करना है या बैटिंग करना है. जो टॉस जीतता है ऑप्शन उसी के पास जाता है, जो टॉस नहीं जीतता है हम उसके पास जाते ही नहीं है. तो उस सिचुएशन में हम इफ का यूज करते हैं बेसिकली कि अगर बंदा टॉस जीतेगा तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर चॉइस, वेदर यू वांट टू बैट और यू वांट टू बॉल. बट देयर आर सिचुएशंस जहां हम दोनों पार्ट को देखते हैं, हेड आने पर भी और टेल आने पर भी, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या करना है. In that case, we have been given with another instruction. That's what we call if-else statement. Like we can associate another statement else with if.
that will execute if the condition of else is not true. So basically, else statement will get executed when the condition becomes false. Like in this, you see, if I get at least 10 rupees, I will buy chocolate, else I will buy candy. So the choice is completely depend on the अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी कि अगर इस लड़की के पास 10 रुपए हैं तो वो चॉकलेट लेगी और अगर 10 रुपए से कम है तो वो कैंडी से ही संतुष्ट हो जाएगी. मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शंस पर कुछ काम करने को है कि हमें चॉकलेट लेना है या कैंडी लेना है. मींस वी आर हैव द ऑप्शन फॉर हेड एज वेल एज फॉर द टेल्स. In case of if, we have the option only for head, not for the tail. So we associated one more statement with if, that is what we call else. Like you can see, if num is equal to 10 and num2 is equal to 20. If num1 is greater than num2, we can print num1 is greater. If this condition is false, we will print num2 is greater. So here you see the num2 is greater because it has 20 and num1 has 10. So when I execute this set of code, I get num2 is greater. But let if I change it to 30, जो कि मैंने पिछले कोड में किया था और पिछले कोड में मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला था. बट इस बार मुझे क्या मिलेगा? num1 is greater, which means that I have both options. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो. तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन is false. So that's how you can get control on the execution of statements, when to execute what based on the conditions. Now this is up to two choices, but you can have many choices. Like यहाँ पर हम यही कंपेयर कर रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों नंबर आपस में बराबर हो. वो वाली कंडीशन हम यहाँ पे नहीं देख रहे. उस कंडीशन को देखने के लिए अब हमारे पास तीन चॉइस है. मतलब या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, या नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है, या नंबर 1 और नंबर 2 दोनों बराबर है. यानी हमें तीन ऑप्शंस चाहिए. इस तीन ऑप्शन को एक्सटेंड करने के लिए पाइथन ने एक नया सिंटैक्स दिया है जिसको हम बोलते हैं एलिफ. So in the elif, what you can extend one more condition in the if part of any statement. तो इस फ्लो डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि वी स्टार्ट विथ इफ कंडीशन. अगर वो इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हम किसी दूसरी इफ कंडीशन में चले जाते हैं बाय राइटिंग एलिफ कंडीशन. और अगर वो भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसके लिए अलग ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, और अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसके लिए अलग ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं. That's how you can create a nested form of if, if, or if, else, if, or if, if, else. So you can create multiple versions of these control instructions one by one. This I can show you here. Like when we give number 1 is equal to 10, number 2 is equal to 10, and I am testing a condition whether number 1 is greater than number 2, then I'm writing number 1 is greater. If number 2 is greater than number 1, then I'm writing number 2 is greater. If both the conditions are not true, then what is? So number 1 is going to equal to number 2. So when I execute this, you see neither the number 1 is greater than number 2, nor the number 2 is greater than number 1. So the else part is executed and we got an output number 1 is equal to number 2. Now if I change those values, let's write 20 for number 1. So you see number 1 is become greater than number 2. And when I execute this, the first if part is going to be executed. See, the output is number 1 is greater. If I do it in reverse, I make number 2 as a 30. So you clearly see now number 2 is greater than number 1. When I execute this set of a statement, now I got printed number 2 is greater. So this is how you can actually create
if else statement. Now down the line, what you can do, you can also use nested if, means you can write an if inside another if. That is what we call nested if. तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रैकेट केवल हम C++ में यूज करते हैं, यहाँ सारा काम इंडेंटेशन से होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक नया एग्जांपल जहां पर हम इस चीज को इंडेंटेशन नेस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं ड्यूरिंग इंडेंटेशन। सो फर्स्ट वी विल चेक इफ whether number is greater than or equal to 0 or not, and inside this if we are writing another if else statement. This is what we call nested if else. When you write a control instruction inside another control instruction, that is what we call a nested pattern of writing control instruction, where you can see we will check whether number is positive or not. If it is positive, then we check whether it is 0 or not. If it is 0, then you print 0. If it is not 0, then you print positive. If this condition is false, then you directly jump on the else part and you print negative. So let's see, with num is equal to 5, that is printed out positive. If I set it to 0, it will print 0 because first condition is true, then it go for the next condition. When it will go for the next condition, this condition has become true and you print it out as a 0. But if you give any negative number here, let's suppose -4, this condition has become false and you directly jump on this else part where you printed out negative number. So this is about nested if else. Most of you have already known them from C and C+ background, but Python, as we are discussing, it is a very beautiful and powerful language that gives you another power where you can write these if else statement in a very shorthand notations. Like this is how you can also write this if statement. But I'm writing here printf num1 is greater if num1 is greater num2 else print this. So if this condition is get true, the instruction which you are writing before the if will get executed. Otherwise, instruction which you are writing at the end of instruction will get executed. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट जहां आप पूरे इफ बॉडी को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के पहले लिखे हुए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। जैसे इस केस में हम देखें कि नंबर 1 10 है, नंबर 2 20 है, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स है। यू कैन सी नंबर 1 जो है वो लेस देन है नंबर 2 के। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं बाय हिटिंग शिफ्ट एंटर, कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है? सेकंड वाला, नंबर 2 इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूं और नंबर 1 को 30 कर देता हूं, तो अब इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे हिसाब से पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेट्स सी, you can see the first statement is executing. So this is a very beautiful way of writing a shorthand if else statement, जहां आप पूरे सिंटेक्स को, जो हम यहाँ इतना 3 4 लाइन में लिख रहे थे, वहां हम उसको शॉर्टहैंड नोटेशन के थ्रू केवल एक ही लाइन में समराइज कर सकते हैं। बट this is my request, do not use until you are not having very clear idea about these instructions, otherwise you will get confused. तो शुरुआत में हम फॉलो करेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि हम पहले 3 केसेस में देख चुके हैं। और जब हम प्रोफिशिएंट हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में, जब हम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझने लगते हैं, तब हम इस तरह के शॉर्ट हैंड नोटेशंस की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल गेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ऊपर। अब जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर हम एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। हम सब लोग जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये एक अधूरी डेफिनेशन है। अगर आपका ईयर सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके वो लीप ईयर बनता है। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन है लीप ईयर की वो ये है कि आपका ईयर सेंचुरी ईयर है कि नहीं है। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 1900 जो है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन फिर भी वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 2000 जो था
वो लीप ईयर था क्योंकि वो 4 से भी डिविजिबल था और 400 से भी डिविजिबल था। तो लीप ईयर टेस्ट करने के पहले हम सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं कि कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर है कि नहीं है। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑन विच वी टेस्ट whether the given year is a leap year or not. Then based on we write our instructions, और ये चेक करना कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो ये बड़ा सिंपल होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू, एंड दैट यू कैन सिंपली डू बाय यूजिंग अ मॉडुलस ऑपरेटर। हम जानते हैं मॉडुलस ऑपरेटर किसी भी नंबर का डिवीजन देता है। जैसे अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा क्योंकि 12 2 से डिविजिबल है। अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो चूंकि 12 5 से डिविजिबल नहीं है तो मुझे रिमाइंडर में कुछ पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी नंबर का डिवीजन चेक करने के लिए उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करूं और उसको कंपेयर करके देखूं कि रिजल्टेंट वैल्यू 0 के बराबर आती है कि नहीं आती। अगर रिजल्टेंट वैल्यू 0 के बराबर आती है तो नंबर डिविजिबल है, और अगर 0 के बराबर नहीं आती है तो नंबर डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा जब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो चूंकि नंबर डिविजिबल था तो यस हमारे पास ट्रू आया, और जब हमने इसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो चूंकि 12 5 से डिविजिबल नहीं है और जो भी आता है वो 0 के बराबर नहीं आता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, आप रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करें। अगर हम 5 मॉडुलस 12 लिखेंगे तो भी फॉल्स ही आएगा क्योंकि 5 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करें और उसको इक्वल टू 0 पर टेस्ट करें। अगर ट्रू है तो नंबर डिविजिबल है, फॉल्स है तो नंबर डिविजिबल नहीं है। बस इसी कंडीशन के साथ हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि हम इनपुट लेंगे, that is the input given by the user, that is a year number, and based on that year number we will test whether it is divisible by 4 or not. If it is divisible by 4 and it is not a leap year, then sorry, not a century year, then we declare it as a leap year. But if it is a century year, then we also test for 400 divisible. So these all condition I have written in single line, where we have to follow these two situations where the number year should be divisible by 4, and if the year is century year then it should be divisible by 400 also. And then we will run this code. Like if I put 1900 here, you see 1900 is not a leap year because it is not divisible by 400. It is divisible by 4 but it is not divisible by 400. Now if I execute it again and I put 2000, so as I said 2000 is a leap year, and because it is a century year and it is also divisible by 400. So that's how we can use a control statement by checking the conditions, and based on these conditions we can execute one or set of instructions accordingly. So that's how you get the control over the program executions. I hope the control instructions are clear. Now we are moving towards the second type of control instructions. That's what we call looping instructions, where you have been asked to execute some set of instructions repetitively multiple times. और इनको हम बोलते हैं loop control instructions. Now before that I want you to note down this problem. This is a small problem and this is based on a traffic signal. We know that we have three types of signals in traffic, like red, green and yellow. For red we are having instructions to stop, for the green to go, and for yellow to be ready. So I expect you to write a program which take inputs from the users about the color of this traffic signal, and accordingly you give an output for the command to the user. Means if user give input as a red, you command to stop. If it input as a green, you command to go. If it input is yellow, you command to ready. So this program you have to design, note down it please, and you will submit it.
Now let's move towards repetitive or iteration statement. Now, as I said, iteration statement basically give you the power to execute some set of statement repetitively again and again. So basically what happens, your program is stuck into a loop where some set of instructions are executed again and again. Okay, let me repeat the questions. Muskan Gupta, please listen it carefully. This is a problem of traffic signals where you have three types of input. Means you take one input where user can give three options like red, green, and yellow. And as per the input of the user, you will issue the command. If the input is red, your command should be stop. If the input is green, it should go. And if input is yellow, then your command should ready. तो आपको एक इनपुट लेना है एंड बेस्ड ऑन इनपुट आपको ये तीन तरह की आउटपुट वैल्यू डिसाइड करना है, वेदर यू हैव टू स्टॉप, you have to go, or you have to be ready. So this is the problem, and that problem is summarized by if else statement. Mudit Tiwari, can you explain it? I can, but some people here are new to programming. That's why I am doing it from very basic. Can you elaborate what you want to say, Mudit, in chat box? Okay, so you mean to say like I am trying to give you the solution of this problem. Program to control traffic signal commands. The first thing that we will take as input, that is the color code. So here we take an input, enter the color of signal. Here we also give three options. He has to either enter red, green, or yellow. So user we expect to be smart enough. So as per this reading, it will give input. And now what you have to do, you have to simply use if statement, and you simply write if code is equals to red, sorry, red, then your command should be stop. Now you have multiple choices. So you can go for elif if your code equals to green. Then what should be the command? Go. Else, or you can write another elif if your code is to yellow. Now my command should be get ready. I hope this is clear. So like first this program will ask user to enter an input, and let's suppose I enter red. Remember user only has three choices to enter, whether he will enter red, green, or yellow. So I'm entering red and I'm expecting to stop as an output. So you see I'm getting stop as an output. Okay, so that's how you can play with these values. You can create your program. Thank you, Mudit. Yeah, so now how you can beautify your program. So if user like enters other than these three characters, so what you can do, you can add another statement, that is else, and you can write invalid option, please enter correct color code. That's what you do. So like instead of red, yellow, green, let's suppose I enter pink. What should I get? Invalid option, please enter correct code. So that's how you can make your program more beautiful, more interactive, and more appealing. What should I say? No, we cannot use such a statement in this problem in Python.
we are not having that option. Okay, so let's go back and look for the iterative statement where I was telling you about that iterative statements really give us power to execute some set of statement repetitively multiple times. These are the most powerful kind of functionality that anyone can have in the programming. So that really reduce an effort to do the same work again and again. So what if you need to do the same task again and again, you can fix that particular task into an iterative statements where you can specify the number of iterations and this task automatically can be completed multiple times. And this is the power of machine because we human really get frustrated of doing the same work again and again. बट मशीन में ऐसा नहीं होता, मशीन में आप एक ही काम बार बार कर सकते हैं. हमसे अगर कोई एक ही काम बार बार करने का बोलेगा तो कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. एंड दैट इज द वन बिग डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड मशीन. और ये एक ही काम को बार बार करने की पावर जो हमें आती है वो आती है इन इटरेटिव स्टेटमेंट्स और इन लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के. पाइथन में हमारे पास दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, फॉर लूप और व्हाइल लूप. ना जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर, जिसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है फॉर. फॉर मतलब हाउ मेनी टाइम्स. तो फॉर लूप्स का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि हमें पहले से ही पता है कि हमें इस काम को कितने टाइम कंप्लीट करना है. हमें इस काम को 10 बार करना है, हमें इस काम को 50 बार करना है, हमें इस काम को 100 बार करना है. जब हमारे पास पहले से ही ये नॉलेज हो कि हमें किसी भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना है, तो हम फॉर लूप की तरफ जाएंगे और फॉर हमारे वहां पर हेल्प करेगा. नोटबुक में हम देखेंगे कि उसका सिंटेक्स क्या है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. अभी हम फॉर की केवल एप्लीकेशन लेवल पे समझिए. तो फॉर हम उस सिचुएशन में यूज करेंगे जहां पर हमें पहले से ही पता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक इटरेशन फॉलो करना है. ये एक फ्लो डायग्राम है फॉर का. उसके साइड में आपको उसका सिंटेक्स दिखाई दे रहा होगा. यहाँ हम स्मॉल एफ से स्टार्ट करते हैं. So what you do for I, we take it into a sequence where we can define that sequence in terms of number. And this particular code which is written inside this for loop code will execute it the number of times that we have in sequence. और जब ये sequence complete हो जाता है तो ये loop execution खत्म हो जाता है और आप बाहर आ जाते हो. ये पूरा प्रोसेस आप इस फ्लो डायग्राम में समझ सकते हैं. और लूप बॉडी में हम बार बार जाएंगे जब तक कि हम लास्ट स्टेटमेंट पे नहीं पहुंच जाते. जैसे ही हम लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, यस, लूप एग्जिट हो जाएगा. अगर हम लास्ट स्टेटमेंट पे नहीं है, लास्ट एलिमेंट पे नहीं है, सॉरी, तो हम ये बार बार इस लूप में इटरेट करते रहेंगे. इन द नोटबुक में शो करूंगा कि ये कोड कैसे लिखना है और कैसे करेंगे. दूसरे तरह का जो इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है वो हम बोलते हैं फाइल. फॉर और वाइल में जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइल में हमें ये पता नहीं है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना है, बट हमें ये पता है कि हमें कब तक एग्जीक्यूट करना है. मतलब वाइल जो होता है वो कंडीशन बेस्ड लूप होता है और फॉर जो होता है वो नंबर बेस्ड लूप होता है. मतलब फॉर के केस में हमें पता है कि हमें 10 बार इटरेट करना है कि 20 बार इटरेट करना है, बट वाइल के केस में हमें ये पता नहीं है कि हमें 10 बार इटरेट करना है या 20 बार इटरेट करना है. जबकि हमें ये पता है कि हमें कब तक इटरेट करना है, जब तक कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती. कंडीशन हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं कि हम कंडीशन कैसे देते हैं. तो वहां पर हम लूप्स को देखेंगे. बेटा रिकर्शन एक अलग कंसेप्ट होता है. हालांकि रिकर्शन भी हमें ये इटरेटिव पावर देता है. जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तब हम रिकर्शन को डिस्कस करेंगे. अभी हम केवल लूप्स पर फोकस करते हैं जहां हम इटरेटिव की बात करते हैं. इसीलिए मैं इनको इटरेटिव कंट्रोल बोल रहा हूँ. रिपीटेशन अचीव करने की हमारे पास दो तरीके होते हैं. आइदर वी कैन गो बाय इटरेटिव अप्रोच और वी कैन गो बाय रिकर्सिव अप्रोच. रिकर्सिव अप्रोच हम तब समझेंगे जब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. अभी हम इटरेटिव अप्रोच समझ रहे हैं जहां हम लूप्स के थ्रू रिपीटेशन अचीव करते हैं एक ही काम को. तो जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं कि हमें पहले से ही पता है कि हमें कितनी बार रिपीटेशन कैरी आउट करना है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि हमें ये पता है कि हमें कब तक रिपीटेशन करना है. मींस वी डोंट नो द नंबर बट वी नो द कंडीशन. So when we know the condition, we go by while loop. When we don't know the number, we go by for loop. तो ये दो तरह के loops हमारे पास होते हैं. And let me show you the notebook where I can demonstrate them working. Now,
in the for loop, I gave you the sequence where it starts by one. So in other language, you have a different way of applying a loop. But here, Python, we have to supply the number of values on which that loop is actually run. And for doing this, I'm introducing a new function which we call a range function. That range function will give you the set of numbers. Basically, it starts from 0 to 1 less than the number that you supply here. And it creates the sequence of these numbers that can feed it into the loop to pick the options basically. तो जैसे यहाँ पर हमने एक रेंज फंक्शन बनाया हुआ है, ये रेंज फंक्शन आप हमेशा याद रखें, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, बट अभी लूप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप केवल रेंज को याद रखें। इस रेंज फंक्शन को आप देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ रेंज 10 लिखा है, तो मेरे को 0 से लेकर 9 तक के नंबर क्रिएट कर रहा है। अगर मैं यहाँ रेंज 20 लिखूंगा तो ये 0 से लेकर 19 तक के नंबर सीक्वेंस जनरेट कर देगा। नाउ इस रेंज फंक्शन में आप 3 तरह के आर्गुमेंट दे सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर, एंड नंबर। तो पहले मैंने केवल एक ही नंबर दिया, अगर मैं केवल एक नंबर सप्लाई करूंगा तो ये हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेगा और ले जाएगा 1 लेस देन द नंबर दैट यू हैव गिवन। जैसे अगर आपने 20 दिया है तो ये 19 तक ले जाएगा, अगर 30 सप्लाई किया है तो ये 29 तक जाएगा, you see, बट इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर मैं इसमें एक और नंबर सप्लाई करता हूँ, जैसे मान लो मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 29 तक जाएगा। तो ये जो भी नंबर हम इसमें देते हैं वो फर्स्ट नंबर इंक्लूड करता है, लास्ट नंबर एक्सक्लूड करता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तीसरा नंबर ये होता है कि हम इसकी स्टेप साइज भी डिफाइड कर सकते हैं, कि जैसे अगर मैं यहाँ स्टेप साइज 2 दूँ तो अब ये 2 से काउंट स्टार्ट करेगा, मतलब 1 3 5 7 लाइक वाइज दिस। The next sequence it is generating is like 1 3 5. So every time it creates a gap of 2 or it takes a step of 2. तो रेंज फंक्शन में 3 तरह के आर्गुमेंट हो सकते हैं और ये तीनों में आप ऑप्शनल हो सकते हैं। अगर आप एक आर्गुमेंट देते हैं तो काउंटिंग या सीक्वेंस जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप 2 आर्गुमेंट देते हैं तो लेफ्ट आर्गुमेंट से सीक्वेंस स्टार्ट होगा और राइट आर्गुमेंट पर एंड होगा 1 लेस। और तीसरा आर्गुमेंट उसकी स्टेप साइज होती है जिसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ते क्रम में हम नंबर जनरेट कर रहे हैं। अगर हमें घटते क्रम में नंबर जनरेट करना है तो हम इसको रिवर्स वे में भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से 30 से स्टार्ट करें, 1 तक ले जाएं, लेकिन जब हम घटते क्रम में ले जाएंगे तो हमें स्टेप को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम स्टेप साइज को -2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और नाउ यू सी, अब ये स्टार्ट कर रहा है 30 से और हर बार ये 1 2 माइनस करते हुए ले जाएगा कहाँ तक, 2 तक। तो इस तरीके से इस रेंज को फैसिलिटेट करके हम सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर सकते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपके फॉर लूप में एज अ इनपुट फीड काम करते हैं। जैसे डाउन द लाइन हमने यहाँ लिखा है फॉर, ये हमारा वेरिएबल है नम, और ये रेंज फंक्शन मुझे एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा जो स्टार्ट होगा 0 से लेके 4 तक। यू सी हियर, every time when I execute this, this number is printed out. So because I have the range to 5, so this statement will execute it for 5 times repetitively. Many times as per the number is given here. If I supply here 15, you see I'll get from 0 to 14 here because it has generated 14 sequence of numbers. Now what I was saying, like we have a multiple variety of range. So similarly you can run this loop in reverse order by supplying these 3 arguments. So you see now it is starting from 15 and going to 1. If you also want to include 1, then you should initialize with 0, because every time it excludes the second variable or second argument, sorry. Now you can also change the step size, like you see 15 13 11 9 7. Okay, so the question is very nice. Why the output is not in a single line? So yesterday I told you this print statement terminated by a new line. If you want to have it in single line, what you just do, you simply use this AND, and now you see you are getting output in single line. Is that clear? कल हमने देखा था कि printf हर एक एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नई लाइन पे शिफ्ट कर देता है। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप ये ट्रिक यूज करिए, आप इस एंड कीवर्ड को इनिशियलाइज कर दीजिए एम्प्टी स्पेस।
So that's how you can do this. Down the line, we can change the different variation of range. You can see here, we are starting a loop from 5 and taking it to 10. See, this is this is not uh, a multiple execution of print statement. It is single execution. So after this, a new line will be printed. Here, this print statement executed multiple time for this for. That's why it is giving in single line and it was given in multiple lines if you remove this. Okay. Yeah. So so these are the different versions for which I was talking. Means we can start loop from 5, take it to 10, and remember this last number is not included, so it only runs for 9. So 5, 6, 7, 8, 9. Now similarly here we can change the step size starting from 0 taking to 90 with the step size of 3. And now I added this end, so 0, 3, 6, 9 likewise. नाउ हमने एक एल्स ब्लॉक देखा जो हम फॉर लूप के साथ भी लगा सकते हैं. ये ब्यूटी है पाइथन की, ये मोस्ट वर्सेटाइल एंड जेनरिक लैंग्वेज है. तो जब आपका फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है. तो आप ये एल्स पार्ट किसी के भी साथ लगा सकते हैं, फॉर के साथ लगा सकते हैं, व्हाइल के साथ लगा सकते हैं. सी because if you by default this range grows in ascending order. If you write first number bigger than the second number, it will not accept. You need to give the step size also, that should be a negative number. And now this time you will see it is printing out reverse order and then it's printing out the else part. That is like when this statement is become false. Yes, we can do arithmetic operations, we can do anything. Like here down the line I'm trying to give you a program for factorial. See, we know what is factorial. Okay, so like this is a simple program of factorial where you have been asked to calculate the factorial of an integer number. So what first thing is that you will ask user to enter a number. So that you can done by writing this input statement that will print out a message, enter a number. By reading that message, user will enter one number. We know that input takes a string as an input, so we have to convert it into integers. That's why I have typecasted it as integer, and the number is stored in the variable name num. Now to calculate a factorial, I am initializing one. Hello. Okay. So this is factorial 1. I am initializing another variable named factorial 1. And we know that to get the factorial, we have to multiply every number from the number up to 1 with one another. So that's why we have to first create a sequence of numbers starting from 1 up to the number. And when we say up to the number, so we have to write this range to num plus 1, because range function basically does not include the second argument. It excludes that and it only gives you sequence up to n minus 1. So to get up to num, what I'm writing up to num plus 1. I'm writing here range function exclude the second argument. Okay. So every time the I will take a value from the sequence and it got multiplied with factorial. So first time I is become 1. So this become 1 into 1, which is equal to 1. Next time I become 2. So this become 1 into 2. That means 2. Next time I become 3. So it become 2 into 3. Then 3 into 4. Likewise 4 into 5. And that's how it get computed. So if I run this code, first it will ask me to enter a number. Let's suppose if I enter a number 5, I get the answer as 120. So the factorial of number is basically, okay. Now if you can go to your basic C programming, you find that there is a limit to get a factorial. Like you cannot generate a factorial of a very big number, because as you increase with the number, your factorial number grow exponentially.
Like instead of giving 5, let if I give 10. So the factorial will come as a, like 3 lakhs, 36 lakhs 28,800. If I run it again, if I give 30, you imagine the value goes to be how many number of digits. But when you run it on a C, you generally do not get a factorial more than 15. But here in Python, let's see how much we can get. Instead of 30, let me give me 50. You see, this is the factorial of number 50 into there. Let me try another number, 100. You see, this is the power of Python. It can generate a very huge number. That's why it has become powerful. Okay. And now let's look what is while. So this is for loop. जैसा कि मैंने बताया था, इन केस ऑफ फॉर हमें पहले से ही पता होता है कि हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं. उन नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए हम यहाँ सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय कॉलिंग दिस रेंज फंक्शन, और उतनी बार वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो फॉर बॉडी के अंदर लिखा गया है. सेकेंड जो लूप है वो हमारा है वाइल लूप. वाइल लूप पे हम नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात नहीं करते, हम नंबर ऑफ हम किसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जहां तक कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाइल. तो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. जहां हमारा कोड जो है वो किसी भी यूजर के द्वारा जो पासवर्ड एंटर किया जा रहा है उसको चेक करेगा कि वेदर द पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट. दैट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास करेक्ट पासवर्ड इनपुट नहीं होना. मीन्स हमें एक पीस ऑफ कोड को तब तक रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है जब तक कि यूजर करेक्ट पासवर्ड इनपुट में नहीं देता है. इट मीन्स हमें कंडीशन पता है कि कब रुकना है, हमें ये पता नहीं है कि कितने बार उसको एग्जीक्यूट करना है. तो कंडीशन ये है कि हम तब रुक जाएंगे जब पासवर्ड मैच कर जाएगा, और हमें नहीं पता कि यूजर कितनी बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेगा. तो इन सिचुएशंस में हम वाइल का यूज करते हैं जहां हमें ये पता हो कि लूप कब तक चलाना है, किस कंडीशन तक चलाना है, ना कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक चलाना है. तो while loop is basically written for up to when. For is written for how many number of times. So in this code you can see I have declared two variable name user and password. So the name of user is happy and the password is 123. And we have created another variable. Initially it is empty. The variable is answer or ANS. In this we will take the password from the user and we will compare till the answer is not equal to the actual password PSWD. So let's see how it got executed. So instead of 123, let me put SAND. So you see I got a wrong password and try again. When I say try again means मुझे दोबारा से एक prompt message आया जहां मुझसे दोबारा password पूछा गया. This time let's suppose I enter Bhopal. This is also wrong, so it asked me to try again. Hi. This is also wrong. It asked me to try again, and this time let me put 123. So you see the password is matched. So 3 बार मैंने wrong password इनपुट में दिया, ये स्टेटमेंट 3 बार एग्जीक्यूट हुए, और जैसे ही चौथी बार मैंने सही पासवर्ड दिया ये लूप चलना बंद हो गया. अगर मैं पहली बार में ही सही पासवर्ड देता लाइक 123, तो ये लूप पहली बार में ही रुक जाता. यानी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप बंद हो जाएगा. और ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी, जब आप करेक्ट पासवर्ड इनपुट में दे देंगे. तो वाइल का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कंडीशन के बारे में पता हो और नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में पहले से पता नहीं हो ना. जैसा कि मैंने बोला था कि हम जिस तरीके से एल्स को फॉर के साथ यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम एल्स को वाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ नीचे एक और पीस ऑफ कोड में लिखा हुआ है. जहां हम एल्स में देख रहे हैं, जहां हम ये लिख सकते हैं कि किस यूजर ने सिंटैक्स को वेरीफाई किया है नहीं किया. So we can also give the name, like I'm giving the right password, and here enter password 123, password is match,
happy verified is password. This is a message that got executed once this loop stop. और जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक else पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. जैसे मैंने मान लो पहले कुछ गलत पासवर्ड दिया, ट्राई अगेन, फिर गलत पासवर्ड दिया, ट्राई अगेन, फिर गलत पासवर्ड दिया, ट्राई अगेन, फिर सही पासवर्ड दिया. Now finally happy verified is password. So this is what we can do with while, and else we can also add within that. So this else we have written for if, and this else we have written for while. So else in Python programming एक separate block की तरह है जो if के साथ भी यूज हो सकता है और loop control instruction के साथ भी यूज किया जा सकता है. ये हमारे looping control instructions हैं Python के अंदर. इनके बारे में आप और भी पढ़िए अलग अलग जगह जाके. और अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड कर रहा हूँ. जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और हम यूजर से सेट ऑफ कॉइन इनपुट में लेंगे. जैसे मान के चलो कि मैं कहूँ कि आपके पास 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए का कॉइन. ये 4 कॉइन ऑप्शंस हैं और मैं आपसे कहूँ कि मुझे 21 रुपए पे करना है. तो आप इनको किस तरीके से पे करेंगे? आप एक 10 रुपए का कॉइन देंगे, 2 5 रुपए का कॉइन देंगे और एक 1 रुपए का कॉइन देंगे. आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेंगे आप. तो आपको कॉइन सेट प्रोड्यूस करना है जो कि जो दी हुई वैल्यू को सेटिस्फाई कर सके. मान के चलो कि बिल अमाउंट 27 रुपीज होता है. तो आप क्या कर सकते हैं? आप 5 रुपए के कॉइन दे सकते हैं और एक 2 रुपए का कॉइन दे सकते हैं. इस तरीके से आपका बिल अमाउंट पूरा हो जाएगा. अगर मान लो आपका बिल अमाउंट 18 रुपए का होता है तो आप एक 10 रुपए का कॉइन दे सकते हैं, एक 5 रुपए का कॉइन दे सकते हैं, एक 2 रुपए का कॉइन दे सकते हैं और एक 1 रुपए का कॉइन दे सकते हैं. इस तरीके से आप 18 रुपए को पूरा कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर जनरेट होता है उसको आपको कॉइन के थ्रू समराइज करके फुल फिलअप करना है. ये यूजर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है कि वो कैसे उसको समराइज करेगा. ओके. और वो यूजर जीतेगा जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स में उस बिल अमाउंट को समराइज कर सकता है. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमारे पास कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करना है जो कि हमारा बिल अमाउंट होगा. यहाँ हमने अमाउंट को एक एक रेंज में फिक्स कर रखा है. तो एक रैंडम नंबर एक फंक्शन है. दिस इज मॉड्यूल. फॉर दिस वी विल टॉक ऑन फोर्थ डे of this training, fifth day of this training, where we talk about modules and functions. But for right now, imagine कीजिए कि अगर मुझे किसी प्रोग्राम में रैंडम नंबर जनरेट करना है तो मैं इस फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा. तो फंक्शन और मॉड्यूल को कोड में इंपोर्ट करने के लिए हम इस कीवर्ड का यूज करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल इंपोर्ट. और यहाँ से हमने एक रैंडम जनरेट कर लिया. ये रैंडम मॉड्यूल में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज कॉल्ड रैंडइंट, जो कि एक रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट करेगा विद इन अ गिवन रेंज. तो हमने रेंज दी है 1 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में. तो यहाँ से आपको कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको हम यहाँ प्रिंट कर देंगे कि आपको इतने अमाउंट को पे करना है. अब इस अमाउंट के लिए हम यूजर से 1 बाय 1 कॉइन्स रुपीज एंटर करेंगे और कॉइन हमेशा 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के ही हो सकता है. हाउ मेनी नंबर ऑफ, तो दिस इज अ स्मॉल गेम. यहाँ पर हम यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन इनपुट में दे. और अगर उसका दिया हुआ इनपुट अमाउंट को सम कर जाता है तो वो गेम जीत जाएगा, अदरवाइज वो गेम हार जाएगा. और इस कोड को लिखने के लिए हमने व्हाइल लूप का यूज किया है और नेस्टेड व्हाइल का यूज किया है, जहां हम लूप के अंदर लूप को कैरी आउट करना है. तो सबसे पहले हमने अमाउंट जनरेट किया, फिर हमने वो अमाउंट यूजर को डिस्प्ले आउट किया बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन. और हमने यूजर से बोला एंटर द कॉइन्स दैट एड अप्स टू दिस अमाउंट पर लाइन. यहाँ हम दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं. एक गेम ओवर, इनिशियली इट सेट टू फॉल्स. गेम ओवर इज बिकम ट्रू इफ यूजर falsely added these coins. And this total is a variable which actually calculates the sum of the amount entered by the user in terms of coins. Now the following procedures we have to repeat until either of the condition is become true, like until the game is not get over or
user validly or correctly entered those set of coins. So this first while loop is basically test for the condition until the game will run. Down the line, we are checking a variable valid. Initially, it is false. Now, valid is when become true when the coin is entered through 1, 2, 5, and 10 rupees. If he tries to enter any other currency, that is what we call an invalid entry. So that again go back to the user and ask him to enter the correct. Here you can see input the first coin, input the next coin, input the next coin. Likewise, we ask user to enter again and again. Now, if coin is equal to empty string means if he has not entered, then we check whether the total amount is equal to the actual amount that has been to be asked. If this is true, then we check terminate is equal to true and we print correct, and this game is stopped because that run for until the terminate condition is become false that we set in initial. So let us try to play this. So enter coin that adds up to 28. So it is asking me to enter the coin that sums up to 28 rupees. So first I'm going to enter 10, let's suppose, and let me enter 12. We know that we don't have choice to 12. So let's see what happened. So it gave me that invalid entry and I have to enter only from 1, 2, 5 and 10. Next time I am adding 10 again. The next time I will add 5. Then I will add 2 and then I will add 1. What's the number? So as you have entered one more, I think, yeah, so after that I need to supply for blank. That's for the empty entry. I forgot to do that. And it exceed my the number of choice. So let us play again by entering y here. This time I have to add it to 15. So I'm entering 10. Then I'm entering 5. When it asks me, I simply entered. And see here, that gives me a correct. And it is asking me to play again. Let us try one more time. Let me run it again. Okay, so this time I need to add up and let me give 10 very first time, which is the wrong choice, obviously. And this time you see, sorry, the total amount exceeds to 7 and you lose the game. So we can play for the next time. So this is a small game that you can play, and by using this, you can learn the various construct of control statements where we learn about if, else, while, and loop. Okay, after that, sometimes we need a different situations where we either need to interrupt your program or the loop execution, or we need to continue with the loop execution. For doing this, we have two different other constructs, which also comes in the category of control instructions, that what we call jump statements. So jump statements are basically a kind of statements which leave out some set of instructions and directly jump you to a different level of code, as you can understand with this small pic here. So basically they are used to alter the flow of loop, or you want to skip some part of the loop or terminate the loop. So we have two options in this category. Once we call a break statement, जैसी condition true होती है loop execution रुक जाएगा without checking the actual condition. So break statement is used when we want to terminate the execution of block of code. So like you see here, this one, this is a break. जैसे ये break condition true होगी, without going back to the loop condition, ये terminate कर देगा program. Loop body को terminate कर देगा. Your program execution is basically come out from your loop body. This is one jump instruction. Second, that is what we condition. That is what we call a continue. So in a loop, when you write a continue, if the condition is true, it will not execute the loop body or directly shift you to the loop condition.
तो ब्रेक जो होता है वो लूप से बाहर निकलने के लिए यूज होता है, कंटिन्यू जो होता है वो वापस से लूप की पहली कंडीशन पे पहुंचने के लिए यूज होता है। तो ये दो जंप इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं in the program, and let us see that how we can use them basically. Like here you see we are starting this loop from 0 and we are taking it the condition up to I is less than equal to 6. So basically this loop should run up to I is equal to 5. Every time we are incrementing it by 1 and we try to execute this. So this is running for 6 times because we are making it for continue. So जैसे ही I इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वापस से कहाँ चला जाएगा, वाइल कंडीशन पे। तो आप देखेंगे यहाँ आउटपुट में 3 स्किप हो गया है और बाकी सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। मतलब I इक्वल टू 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है। ओके, सो कंटिन्यू क्या करेगा, आपको जैसी कंडीशन ट्रू होगी आपको वापस से लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके चला जाएगा। अगर हम कंटिन्यू की जगह ब्रेक का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हमने यही कोड सेम किसके लिए लिखा है, ब्रेक के लिए लिखा है। तो जैसे ही I की वैल्यू 4 होगी ये ब्रेक कर जाएगा, जबकि इसको चलना चाहिए कहाँ तक, 4 5 तक, और ये आपको लूप के बाहर कर देगा। तो ना तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और I इक्वल टू 4, और ना ही बाद में वाइल की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जो कि I इक्वल टू 4 और 5 के लिए लिखी गई है। तो बेसिकली जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होते हैं ये आपको लूप के अंदर भी कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। So these are the some control instructions that we have to look about, guys. I hope they are clear to you. I'm going और आज के assignment समझ लीजिए आप. So we have not talked about nested loop that you need to explore and you have to come up with these 3 piece of code. और ये तीनों कोड एक ही जुपिटर नोटबुक फाइल में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, ये तीनों कोड एक ही जुपिटर फाइल में बनेंगे जहां पर आपको ये 3 ट्राइंगल प्रिंट करना है यूजिंग नंबर्स एंड स्टार्स 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 in reverse order. You can see this screen. Now let me show you. जैसे कल मैंने आपको प्रिंट के अलग अलग तरीके बताए थे प्रिंट करने के। जैसे हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हम केवल क्या यूज करेंगे, हेलो, या okay, so it is taking some time, so I am opening my file here. So मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम प्रिंट को कैसे यूज कर सकते हैं, कि हम केवल स्ट्रिंग प्रिंट कराएं उससे, हम स्ट्रिंग के साथ वैल्यू प्रिंट कराएं उससे, ये दोनों चीजें उसने प्रिंट कर दी। हम ये चाह रहे थे कि वो अलग अलग जगह पे वैल्यू करे, तो हमने कल एक ये तरीका भी सीखा था जहां पर हम 2 वैल्यू दे रहे थे और हम देख रहे थे हेलो के बाद 10 और बाय के बाद 20 प्रिंट होगा। ओ सॉरी, if you do this and it automatically replace those parameters, so hello 10 by 10. And there is another way what we call a format where you can actually use this curly brashes instead of them, and here you simply write dot format function for giving it exactly what I was showing there. Here you see format user this. Okay, so the same you can write here, and once you execute it, the same output you are getting. Now the benefit of this, by default it is taking them in order, means it is taking 10 as a first, 20 as a second, but we can change it, means we can simply put 1 here and 0 here for indexing. Now the values get shuffle. You are not changing here, this is shuffle. I want you to explore these things. See, Python is like a sea, और ये मानो कि ये हिंद महासागर है, इसमें जितनी डुबकी लगाओगे आपको नई नई चीजें मिलेगी। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वो अपने अपने तरह के सिंटेक्स बना के डालते हैं बेटा। ओके, इसको समझना है हमको, और पाइथन से ज्यादा हमें प्रोग्रामिंग को समझना है, मैं ये कहूँगा। पाइथन तो समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप मैं काफी यूजफुल लिंक शेयर करूंगा जहां से आप इस नई नई तरह की ट्रिक सीख सकते हैं,
कुछ यूजफुल वेबसाइट्स हैं जिनको फॉलो करते रहेंगे तो आप प्रोफिशिएंट होते रहेंगे, बट वो मैं आखिरी दिन शेयर करूंगा। तो ये एक अलग तरीके का प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जिसको यूज करते हैं। तो मैं अपनी नोटबुक्स में अलग अलग तरह की सिंटैक्स और इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा हूँ। और आज के लिए इतने ही, आज हम यहीं पर एंड कर रहे हैं अपने सेशंस को।